नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। और मैं आप लोगों से कहता हूँ ना, कांग्रेस के बुरे दिन यहाँ से शुरू हो जाते हैं। नोट गिनते गिनते खराब हो गई मशीनें, रकम 300 करोड़ के पार। कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू के घर बीते 72 घंटों से जारी है आयकर का छापा। 156 बैग में 100 करोड़ से अधिक मिले हैं उड़ीसा के बलांगीर जिले के सुदापाड़ा में। और आप देखेंगे कि 200 करोड़ मिले थे गुरुवार को बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज के कार्यालय में। अब आप सोचिए, इसी से आप देखिए उसकी नकारात्मक छवि बनने लगती है कांग्रेस की। और कांग्रेस एक पुराना राजनीतिक दल है। आप देखें 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे और इसके पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। तो उड़ीसा की बात हो रही है, उड़ीसा चलिए एक बार आप लोग। और उड़ीसा आप देखेंगे तो आप लोगों को ये उड़ीसा देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है, ये उड़ीसा आपको देखने को मिलेगा। भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से लगती है। अगर हम बात करें यहाँ विधानसभा की सीटों की बात करें तो आप देखेंगे विधानसभा में यहाँ आप लोगों को 147 सीटें देखने को मिलेगी। राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं। 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में आपका उड़ीसा फैला हुआ है। रघुवर दास यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री की बात करें तो नवीन पटनायक आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये शराब वाले राज्य बिहार में जहरीली शराब से सर्वाधिक मौतें हुई हैं। एक बात आपने देखा होगा कि शराब बंदी है बिहार में, लेकिन आप देखते हैं कि जो लोग नशा करते हैं वो दूसरी चीज़ों का उपयोग करने लगते हैं और जहरीली भी शराब पी लेते हैं, जिससे उनकी डेथ भी हो जाती है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2022 की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। यहाँ अवैध और नकली शराब से जुड़े सबसे कम 39 मामले सामने आए हैं, लेकिन मौत के मामले में आंकड़ा सबसे अधिक है। शराबबंदी वाले राज्य बिहार में ही जहरीली शराब से सर्वाधिक मौतें हुई हैं। मरने वालों की संख्या 134 है। और आपने देखा होगा कि इन्हें जो आदत पड़ जाती है ना, फिर आप देखते हैं ये किसी भी तरह का नशा करने लगते हैं और कोई भी उन्हें नशा चाहिए तो उसके कारण उनकी मौत भी होती है। एक बार आप लोग बिहार देख लीजिए। पटना इसकी राजधानी, इसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड और पश्चिम बंगाल से। और आप देखेंगे नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। राजेंद्र अर्लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 243 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 16 सीटें हैं। लोकसभा में 40 सीटें हैं। 98,940 वर्ग किलोमीटर में आपका बिहार फैला हुआ है। सरकार ने मार्च तक प्याज के निर्यात पर रोक लगाई। सरकार ने घरेलू उपलब्धता बढ़ाने व कीमतों पर नियंत्रण के लिए अगले साल मार्च तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्याज की निर्यात नीति को 31 मार्च 2024 तक मुक्त से प्रतिबंधित किया गया है। प्याज की बढ़ती कीमतों से लोगों को राहत देने के लिए केंद्र ने खुदरा बाजारों में आप देखिए 25 रुपये प्रति किलो की रियायत दर पर बिक्री का फैसला लिया था। और देखिए निर्यात का मतलब होता है आप कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं आप, तो उन्हीं की बात हो रही है। ये आप देखिए अनैतिक आचरण की दोषी महुआ लोकसभा से निष्कासित हुई है। सरकार ने प्रस्ताव लाकर तृणमूल नेत्री की अब खत्म की है संसद सदस्यता। पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप पर आचार समिति ने किया है इनका निष्कासन। विपक्ष ने फैसले को बदले की कार्रवाई बताकर विरोध में किया वॉकआउट। और एक बात आपको बता दूं, एक बात हमेशा याद रखिए, अब इनके पास क्या ऑप्शन बचता है, तो या तो आप देखते हैं कि ये संसद में ही आप देखते हैं कि क्या दोबारा विचार के लिए आवेदन कर सकती हैं, और या आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपना सकती हैं, या फिर आप देखते इनके पास ऑप्शन बचता है कि चुनाव में जाइए, चुनाव लड़िए। ठीक है, तो उसी की बात हो रही है। और आपको बता दूं कि 2000 ओम बिरला साहब ने, हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष अभी, तो उन्होंने बिरला साहब ने परंपरा का हवाला देते हुए कहा कि 2005 में जब तत्कालीन नेता सदन प्रणब मुखर्जी ने सदन के सामने प्रस्ताव रखा तो तत्कालीन अध्यक्ष ने दोषी पाए गए सदस्यों को नहीं बोलने दिया था, और अब कोई नई परंपरा नहीं होगा। और आचार संहिता की मुद्रा को अनैतिक कदाचार आचरण का दोषी पाया है। और 2005 में भी इस तरह के सांसद पकड़े गए थे, तो 11 सांसदों की सदस्यता गई थी उस समय। ठीक है, तो वही बात हो रही है सब। 3 राज्यों में विधायकों से ही चुने जाएंगे सीएम।
3 राज्यों के लिए पर्यवेक्षक तय, रविवार तक विधायकों के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री के ऐलान का संभव है। आप देखते हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सरकार किसकी, बीजेपी की सरकार बनी ना, तो उनके लिए आप देखते हैं बात हो रही है सबकी। ठीक है। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज की यौन इच्छा संबंधी टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। कोर्ट ने कहा जजों से उपदेश देने की उम्मीद नहीं की जाती है। शीर्ष न्यायालय ने राज्य सरकार और पीड़िता को नोटिस भी भेजा है। आदित्य एल 1 ने अंतरिक्ष से भेजी सूर्य की रंग बिरंगी तस्वीर। सूर्य का रहस्य खंगालने 15 लाख किलोमीटर की सफर पर निकला है ना आदित्य एल 1 ने अंतरिक्ष से सूर्य की रंग बिरंगी तस्वीरें भेजी हैं। आदित्य में लगे 16 अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप पेलोड ने पराबैंगनी तरंगदैर्घ्य में सूर्य की पूर्ण डिस्क तस्वीरों को खींचकर कीर्तिमान रचा है। और SUIT ने 200 से आप देखिए 400 nm तरंगदैर्घ्य रेंज में पहली बार सूर्य की पूर्ण डिस्क तस्वीरों को खींचने में सफलता हासिल की है। अच्छी बात है। जजों की नियुक्ति पर नियंत्रण के लिए लगातार चलती है खींचतान। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को कहा है कि जजों की नियुक्ति पर पूर्ण नियंत्रण को लेकर खींचतान लगातार बनी रहती है और यहां तक कि रिक्तियां होने पर भी नियुक्तियों को लंबे समय तक लंबित रखा जाता है। ये आप सभी जानते हैं देखिए कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती, कॉलेजियम व्यवस्था के तहत। और आप देखते हैं कि सरकार कहती है कि हम करेंगे नियुक्तियां, तो दोनों के बीच आप देखते हैं काफी तनातनी भी चलती रहती है। रेपो रेट यथावत नहीं बढ़ेगी आपकी EMI। और आप RBI की मौद्रिक नीति ने समिति ने लगातार 5वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करते हुए इसे 6.5% पर बरकरार रखा ना, तो उसी की बात हो रही है। और देखिए अगर हम बात करें मौद्रिक नीति की और हम बात करें RBI की, तो आप सभी जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं, जिसे आप लोग बैंकों का बैंक भी कहते हैं और हमारी केंद्रीय बैंक है। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। नई कहां, मुंबई में आप लोगों को हेडक्वार्टर इसका देखने को मिल जाएगा। अब बात आती है मौद्रिक नीति की, तो इसमें आपको बता दूं कि मई 2016 में RBI अधिनियम में संशोधन किया गया था ताकि देश की मौद्रिक नीतिगत ढांचे को संचालित करने के लिए केंद्रीय बैंक को विधायी अधिदेश प्रदान किया जा सके। और इसका उद्देश्य, ढांचे का उद्देश्य वर्तमान और विकसित व्यापक आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर नीतिगत रेपो दर निर्धारित करना तथा रेपो दर पर या उसके आसपास मुद्रा बाजार दरों को स्थिर करने के लिए तरलता में सुधार करना है इसमें। ठीक है। और ये बात याद रखिए, RBI अधिनियम 1934 की धारा 45ZB के तहत केंद्र सरकार को 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति का गठन करने का अधिकार है। और धारा 45ZB में कहा गया है कि मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीति दर निर्धारित करती है और मौद्रिक नीति समिति का निर्णय बैंकों के लिए बाध्यकारी होगा। और अधिनियम की धारा 45ZB के अनुसार MPC में मौद्रिक नीति समिति में आप देखिए 6 सदस्य होंगे। गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के पदेन अध्यक्ष होंगे इसके। उपराज्यपाल मौद्रिक नीति के प्रभारी के रूप में काम करेंगे। केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित किए जाने वाला बैंक का एक अधिकारी होगा। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 3 व्यक्ति होंगे और नियुक्तियों की यह श्रेणी अर्थशास्त्र, बैंकिंग या वित्त या फिर मौद्रिक नीति के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव रखने वाले सक्षम व्यक्तियों से संबंधित होनी चाहिए। और इसमें आप देखते हैं कि रेपो रेट की बात करें तो आप देखेंगे कि जो हमारी RBI है ना, रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है, उसी को रेपो रेट कहते हैं। ठीक है। RBI ने UPI के जरिए भुगतान की सीमा बढ़ाई। अस्पताल और स्कूल कॉलेज में 5 लाख तक कर सकेंगे UPI से पेमेंट। अभी तक सीमा 1 लाख थी। डिजिटल लोन में पारदर्शिता को लाए जाएंगे नियामक। और लोकप्रियता में PM मोदी शीर्ष रैंकिंग पर बरकरार है। मोदी की अप्रूवल रेटिंग 76% पर बरकरार है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। और दूसरे स्थान पर मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लॉपेज हैं, ये आप देख सकते हैं। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें हैं। तो आप देखते हैं कि फरिश्ते योजना ठप होने पर सुप्रीम कोर्ट ने LG से मांगा जवाब। ये आप देखेंगे फरिश्ते योजना, सरकार इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मुफ्त इलाज कराया जाता था, तो उसी की बात हो रही है। राजधानी में जन्म दर बढ़ी लेकिन लिंग अनुपात में गिरावट आई हुई है और प्रति 1000 पुरुषों पर सिर्फ 929 महिलाएं हैं, दिल्ली सरकार की रिपोर्ट कह रही है। और देखिए लिंग अनुपात कहने का मतलब होता है किसका, कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं की संख्या है। ठीक है, तो वही बात हो रही है।
डीएमसी को अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है, ये हाईकोर्ट कह रहा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि डीएमसी को शिकायत के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है, दिखनी चाहिए उपस्थिति। डीएमसी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। इसमें वक्फ कानून खत्म करने संबंधी निजी बिल चर्चा के लिए स्वीकार। भाजपा सदस्य हरनाथ के बिल पर कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष का विरोध जताया जा रहा है। इसमें वक्फ एक्ट 1995 को समाप्त करने के लिए भाजपा के राज्यसभा सदस्य हरनाथ सिंह यादव की ओर से शुक्रवार को निजी विधेयक पेश किया गया है। इस विपक्षी सदस्यों ने काफी शोर शराबा भी किया हुआ है इसका। और आप देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आपको देखना पड़ेगा, सरकार को सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता लागू करने को कहा गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही, यूजीसी की बात हो रही, सबके लिए समान कानून की। कनाडा में हिंसा के कृत्य में संलिप्तता के आरोप किए खारिज मुरलीधरन। इस साल 2.34 लाख डेंगू के मामले किए गए दर्ज, ये बघेल कह रहे हैं, एसपी बघेल कह रहे हैं। इस संसद में आप देखते हैं, देते हैं ना बयान। यूबिन का डाटा निजी कंपनियों से साझा करने की योजना नहीं है, बड़ी मात्रा में कोई भी डाटा डाउनलोड नहीं किया गया है। और आप देखिए 2.63 करोड़ से अधिक बच्चों को लगाई गई खसरे की वैक्सीन। ABPM जय में 6 करोड़ अस्पताल भर्ती के अधिक थे। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में कोविड टीकाकरण से नहीं बढ़ा युवाओं में मौत का जोखिम। ये सब आप देखते हैं सरकार की तरफ से आंकड़े दिए जाते हैं। ठीक है, भारतीय शिक्षा बोर्ड एक राष्ट्रीय बोर्ड और इससे पास छात्रों को दे दाखिला। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों व कॉलेजों को कहा कि सीबीएसई जैसा ही यह एक शिक्षा बोर्ड है। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को दिए भारतीय शिक्षा बोर्ड से पास छात्रों को मान्य करने के निर्देश दिए हैं। एक तरह से रेलवे में 2.90 लाख से अधिक रिक्त पद भरे गए हैं, वैष्णव कह रहे हैं। आप देखेंगे देश में 479 अधिसूचित ग्रामीण अदालतों से 284 कर रही है काम, मेघवाल कह रहे हैं, कानून मंत्री है। टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रिक वाहनों को दी जानी चाहिए छूट। या आप देखिए ईवी के प्रयोग से कम होगा वायु प्रदूषण, आयातित पेट्रोल उत्पादों पर घटेगी निर्भरता। सड़क परिवहन मंत्रालय इस तरह का प्रोत्साहन देने को लागत लाभ का विश्लेषण करे। समिति ने हालिया एक्शन टेकन रिपोर्ट में कहा है नॉर्वे जैसा देशों की तरह भारत को भी कदम उठाने होंगे। और कम से कम उन्हें क्या होना चाहिए, फायदा तो होना चाहिए कुछ, जो इलेक्ट्रिक वाहन चला रहे हैं। मिजोरम के मुख्यमंत्री के रूप में ली पूर्व आईपीएस लाल दुहोमा ने शपथ। तो ये भी आप लोग याद रखिए, कहाँ की बात हो रही है, मिजोरम की। अभी मिजोरम में भी तो चुनाव हुए थे ना, एक बार आप लोग मिजोरम चलिए, देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें मिजोरम ये देखने को मिलेगा। क्या ये है मिजोरम, आइजोल इसकी राजधानी, इसकी सीमा मणिपुर, असम और त्रिपुरा से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है। और आप देखें कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 1972 में, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 1987 में। विधानसभा में 40 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट है। 21,081 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चलिए ये भी याद रखिएगा। बाकी राजनीति की खबरें रहती, आरोप प्रत्यारोप खूब चलते रहते हैं। एकमात्र ईसाई विधायक मिंज भाजपा कोटे से। सांस्कृतिक समृद्धि के नए आयाम गढ़ रहा है भारत। और मोदी ने लाल किले में प्रथम IAADV सम्मेलन का किया उद्घाटन। और आप देखिए देश की संस्कृति व धरोहर पूरी दुनिया के पर्यटकों को करती है आकर्षित। ये आदित्य तल ने जो अंतरिक्ष से सूर्य की फोटो भेजी हुई है ना, देखिए तस्वीर है उनकी। शिवाजी का राज्याभिषेक कराने वाले गंगा भट्ट के वंशज कराएंगे प्राण प्रतिष्ठा। ये अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को पूर्ण कराएंगे देश भर के 121 विद्वान। गंगा भट्ट की 11वीं पीढ़ी में जन्मे पंडित लक्ष्मीकांत
के नेतृत्व में पूर्ण होगा अनुष्ठान। ये आप सभी जानते हैं कि भव्य राम मंदिर बन रहा है ना अयोध्या में, तो उसी की बात हो रही है। कन्नड़ अभिनेत्री लीलावती का बेंगलोर में डेथ हो गई। इन्होंने तमिल तेलुगु में 600 से अधिक फिल्में की हैं। विश्व भारती के पूर्व कुलपति के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं है, कलकत्ता हाईकोर्ट कह रहा है। ये आप देखिए विश्व भारती, यहां भी विवाद चल रहा है। चले आए चंबल क्षेत्र, चीतों के आगमन में उत्सव की धूम और ग्वालियर में गूंजेगा संगीत। अब आप देखिए, आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कुछ रहता है तो ए पार्ट रहता है, संपादकीय पार्ट, एडिटोरियल्स वाला पार्ट। तो इसे जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। और ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में, हर जगह मदद पहुंचाते हैं। सामान्य जानकारी मिलती है, आंसर राइटिंग करते हैं वहां मदद मिलती है आपको, निबंध लिखते हैं वहां मदद मिलती है। रिश्तों पर ग्रहण नहीं लगाएगा पन्नू प्रकरण। ये आप देखेंगे कि लंबी अटकलों के बाद अमेरिका ने खालिस्तानी अलगाववादी गुरुपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश के मामले में एक भारतीय को आरोपित बनाया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के मुखिया भी इस मामले पर मंत्रणा के लिए भारत आने वाले हैं। इस मामले में गिरफ्तार निखिल गुप्ता पर आरोप है कि उसे पन्नू को मारने का काम सौंपा गया था। भारत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एक उच्च स्तरीय समिति को इसकी जांच का जिम्मा सौंपा। अमेरिका ने यह आरोप कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के राष्ट्रोद्घाटन के कुछ समय बाद लगाया है। कनाडा की संसद में ट्रूडो ने कहा था कि जून में हुई हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार की संलिप्तता के कुछ विश्वसनीय आरोप मिले हैं। निज्जर एक घोषित खालिस्तानी समर्थक आतंकी था और उससे जुड़े कनाडा के आरोपों को भारत ने न केवल इस तरह से खारिज किया, उल्टे वहां की सरकार को खालिस्तानी आतंकियों और अलगाववादियों को संरक्षण देने के लिए आईना भी दिखाया। और इसके उलट अमेरिकी आरोपों पर भारत की प्रतिक्रिया संयत रही हो, क्योंकि अमेरिका ने कुछ ऐसे साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं जिन पर कार्रवाई की जा सके, और साथ ही उसमें कुछ आरंभिक जांच पड़ताल के बाद ही मामले को सार्वजनिक किया। और जहां अमेरिका इस मामले में भारत से जवाबदेही की अपेक्षा कर रहा है, वहीं वह मामले के चलते संबंधों को खटाई में डालने की जल्दबाजी में भी नहीं है। और आप देखिए, विश्व के दो बड़े लोकतंत्र वास्तव में अपने रिश्तों की राह में आ रही बाधाओं को दरकिनार करते हुए दूरगामी एवं रणनीतिक लक्ष्यों को केंद्रित करते हुए संबंधों को मजबूती देने में लगे हुए। अपने प्रमुख हितों की पूर्ति और साझा मूल्यों की रक्षा के लिए दोनों देशों के लिए अनुकूल शक्ति संतुलन को साधने की दिशा में आगे बढ़ना अपरिहार्य हो गया है। विशेष रूप से हिंद प्रशांत के वैश्विक राजनीति एवं आर्थिकी के नए केंद्र के रूप में उभरने और चीनी उभार की बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए यह और भी आवश्यक हो चला है। अमेरिका भलीभांति समझ गया है कि हिंद प्रशांत पर निरंतर रूप से ध्यान देना होगा और इसके लिए पुरानी मैत्रियों को प्रगाढ़ करते हुए नई साझेदारियां भी विकसित करनी होगी। साझेदारियों के लिहाज से अब शीतयुद्ध वाली खेमेबंदी जैसे विकल्पों से परे नहीं विकल्प दिखते। ऐसे में अमेरिका भले ही जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया जैसे पारंपरिक और पुराने साझेदारों के साथ आप देखिए काम करता रहे और अपनी दीर्घकालिक क्षेत्रीय प्रतिबद्धता को दोहराए, लेकिन उसे भारत जैसे उन नए साझेदारों के साथ भी काम करना होगा जो शायद कभी किसी औपचारिक गठबंधन का हिस्सा न बने। ऐसे में अनौपचारिक गठबंधन आकार देने होंगे ताकि सुनिश्चित हो कि मतभेद दूर होते रहें और एकजुटता का लाभ उठाया जा सके। चूंकि 21वीं सदी में शक्ति संतुलन को सुनिश्चित करने में कुछ तकनीकों की अहम भूमिका होने जा रही है और इसलिए उन्हें साझा करने की हिचक भी तोड़नी होगी। द्विपक्षीय संबंधों के समीकरण में यह परिवर्तन दोनों पक्षों के राजनीतिक परिदृश्य में बीते एक दशक के दौरान भारत के रवैये में आ रहे बदलाव के चलते ही इतनी स्वीकार्यता प्राप्त कर सका। किसी युद्ध के दौरान भारत ने किसी भी खेमे का हिस्सा न बनते हुए गुटनिरपेक्षता को ही रणनीतिक स्वायत्ता हासिल करने का माध्यम माना। भारत अब उस मानसिकता को पीछे छोड़ चुका है अपनी रणनीतिक स्वायत्ता को बढ़ाने के लिए। और आप देखेंगे कि आज भारतीय नीति निर्माता मजबूत साझेदारियों को महत्व दे रहे हैं। भारत की विदेश नीति संबंधी सक्रियता में आज मुद्दा आधारित पहलू प्रभावी है और भारत आज भले ही गुटनिरपेक्षता को लगभग तिलांजलि दे चुका हो, लेकिन उसका समर्थन मुद्दों के आधार पर तय होता है और रुख में इस बदलाव का अर्थ
अर्थ किसी औपचारिक गठबंधन का हिस्सा बनना नहीं है। यह भारतीय नीति के सिद्धांत और व्यवहार में बड़ा परिवर्तन अवश्य है। क्वाड का नए सिरे से जबरदस्त उत्थान इस नई वास्तविकता का सबसे सशक्त उदाहरण है, जहां भारत और अमेरिका सामरिक वास्तविकताओं के लिहाज से आप देखिए नई साझेदारी बनाने के इच्छुक है। क्वाड की संकल्पना और यह संगठन इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि इसमें अमेरिका के साथ जापान, ऑस्ट्रेलिया भी जुड़े हैं, बल्कि इसकी महत्ता भारत के जुड़ाव के चलते है। और जापान और ऑस्ट्रेलिया तो दशकों से अमेरिका के सहयोगी रहे हैं। असल में क्वाड से नई दिल्ली का जुड़ाव इस संगठन को नए तेवर देता है। यही चीन की वास्तविक चिंता और इसके असहजता का कारण भी है। चीन की चिंता इसे लेकर भी है कि अमेरिका इस नए ढांचे को स्वीकार करता है और इस नए भरोसे से अमेरिका और पश्चिम के साथ संबंधों को स्वरूप देने में भारतीय नीति निर्माताओं को व्यापक गुंजाइश मिली है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में कहा था, जब तकनीक की बात आती है तो पश्चिमी देश भारत की स्वाभाविक साझेदार के रूप में उभरते हैं। तकनीकी मोर्चे पर अमेरिका भारत के साथ ICET और यूरोपीय संघ व्यापार एवं तकनीकी परिषद के माध्यम से सक्रिय है। ये दोनों विशिष्ट व्यवस्थाएं हैं जिसमें भारत की ताकत और आवश्यकताओं का भली भांति संज्ञान लिया जाता है। शीत युद्ध के बाद से बदलती आधारभूत वास्तविकताओं ने भारत अमेरिका साझेदारी को निरंतर आगे बढ़ाया। घरेलू स्तर पर विभाजनकारी राजनीति और नेताओं के अपने एजेंडे के बावजूद रिश्तों में सुधार का क्रम जारी है। हाल में यूक्रेन के मुद्दे को लेकर भी दोनों देशों में मतभेद नहीं था, लेकिन वह पहलू व्यापक संबंधों में आड़े नहीं आया। 2+2 जैसा संस्थागत ढांचा सार्थक संवाद के माध्यम से मतभेदों को दूर करने में प्रभावी रहा है। भारत और अमेरिका के रिश्ते में यही सुसंगति उसे इससे सदी के सबसे निर्णायक संबंधों से बनाती दिख रही है। और दोनों देशों के रिश्तों के विस्तारित फलक में पन्नू प्रकरण एक मामूली सा पहलू है जिसमें व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। लेखक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में उपाध्यक्ष है, इनके द्वारा लिखा गया है। भूजल के स्तर में सुधार करते तालाब। ये आप देखिए, यह सुखद है कि भारत के कई हिस्सों में भूजल के स्तर में सुधार हो रहा है। यह तथ्य पिछले दिनों केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा जारी सक्रिय भूजल संस्थागत संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 में से सामने आया है। यह मूल्यांकन केंद्रीय भूजल बोर्ड और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण 449.08 अरब घन मीटर है और जून 2022 की तुलना में 11.48 BCM अधिक है। पूरे देश के लिए वार्षिक भूजल दोहन 241.34 BCM है, जो कुल भराव का आप देखिए 59.23% है। देश पर जलवायु परिवर्तन के खतरे के चलते अनियमित बरसात और नदियों के उथले होने के खतरे तो मंडरा ही रहे हैं। साथ ही बढ़ती आबादी का पेट भरने की चुनौती भी बढ़ रही है। इस चुनौती का सामना तभी किया जा सकता है जब भूजल के गिरते स्तर को रोका जाए। भूजल के भंडार भरने का कारण तालाबों की सुधरती हालात है। आज़ादी के अमृतकाल के अवसर पर देश के हर जिले में 75 सरोवरों की योजना पर काम हो रहा है। अप्रैल 2022 में प्रारंभ की गई मिशन अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत देश में कुल 10,992 स्थानों का चयन किया गया है और उसमें से आप देखिए 83,727 स्थानों पर काम शुरू किया गया है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 68,258 तालाब बनकर भी तैयार हो गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा तालाब उत्तर प्रदेश में है, यहाँ 14,613 तालाब बनकर तैयार हो गए हैं। बिहार में भी आप देखेंगे 2,717 तालाब तैयार होने को हैं। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार के विभागीय पोर्टल पर इस कार्य की प्रतिदिन की प्रगति की रिपोर्ट डाली जाती है। इससे पता चलता है कि कहाँ कितने तालाब तैयार हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने 2020 में 6,000 करोड़ रुपए के बजट से अटल भूजल संवर्धन योजना शुरू की है और इसमें 7 राज्यों के 40 जिलों के उन 229 ब्लॉकों को चिन्हित किया गया था जिनके आप देखिए 8,220 गांव में पीने के पानी का गंभीर संकट पैदा हो गया। और इस साल की शुरुआत में अटल भूजल योजना की राष्ट्रीय संचालन समिति की समीक्षा बैठक में आप देखिए यह बात सामने आई है कि ऐसे चिंताजनक हालात के बावजूद राज्यों में इस योजना की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई है। खासतौर पर जल संरक्षण की विभिन्न योजनाओं को इसमें समाहित करने में ज्यादातर राज्य रुचि नहीं दिखा रहे हैं। उन्हें इस योजना को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्हें समझना होगा कि यदि धरती के गर्भ में जल का भंडार बढ़ रहा है तो इसका सबसे बड़ा कारण तालाबों में पानी जमा करने की योजना है। अभी तक पुराने तालाबों पर भी ध्यान दिया जा रहा था। यदि देश के कुल 773 जिलों में यह योजना सफल हो गई तो लगभग 1,10,000 ऐसे तालाब होंगे जिनमें करीब 30 अरब क्यूबिक लीटर से अधिक की क्षमता का विशाल जल भंडार होगा
और यदि सभी 90,000 सरोवर सफल हुए तो हम पानी को लेकर पूरी तरह स्थानीय स्तर पर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और उल्लेखनीय है कि हमारे देश में औसतन 1170 मिलीमीटर पानी सालाना बरसता है। देश में कोई 5,87,000 के आसपास गांव है। यदि औसत से आधा भी पानी बरसे और हर गांव में महज 1.12 हेक्टेयर जमीन पर तालाब बने तो देश की आबादी के लिए पूरे साल पानी और पीने और अन्य प्रयोग के लिए 3.75 अरब लीटर पानी आसानी से जमा किया जा सकता है। 1 हेक्टेयर जमीन पर महज 100 मिलीमीटर बरसात होने की दशा में 10 लाख लीटर पानी एकत्रित किया जा सकता है। अभी देश के अधिकांश गांव मंजरों में पारंपरिक तालाब, जोहड़, बावड़ी, झील जैसी संरचनाएं उपलब्ध हैं। जरूरत है तो बस उन्हें करीने से सहेजने की और उसमें जमा पानी को गंदगी से बचाने की। यदि नए पुराने और सभी तालाब लबालब होंगे तो जमीन की पर्याप्त नमी के कारण सिंचाई जल कम लगेगा। साथ ही खेतों के लिए अनिवार्य प्राकृतिक लवण आदि भी मिलते रहेंगे। तालाब केवल इसलिए जरूरी नहीं कि वे पारंपरिक जल स्रोत हैं। तालाब न केवल पानी सहेजते हैं बल्कि भूजल का स्तर भी बनाए रखते हैं। 1944 में गठित फेमिन इंक्वायरी कमीशन से स्पष्ट किए निर्देश दिए थे कि आने वाले समय में संभावित पेयजल संकट से जूझने के लिए तालाब ही कारगर होंगे। दुर्भाग्य से उस कमीशन की यह रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। आज़ादी के बाद पुश्तैनी तालाबों की देखरेख करना तो दूर रहा, उन्हें अनदेखा करना शुरू कर दिया है और इसके चलते तमाम तालाबों का अस्तित्व नष्ट हो गया है। चाहे कालाहंडी हो या फिर बुंदेलखंड या फिर आप देखिए तेलंगाना, देश के जल संकट वाले सभी इलाकों की कहानी एक ही है। इन सभी इलाकों में एक सदी पहले तक कई सौ तालाब होते थे। ये तालाब केवल आप देखते हैं कि लोगों की प्यास ही नहीं बुझाते थे बल्कि इसके साथ ही वे स्थानीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार भी होते थे। वे मछली, कमल, गट्टा, सिंघाड़ा, कुम्हार के लिए चिकनी मिट्टी आदि के भी स्रोत होते थे। तालाबों का पानी कुओं का जल स्तर बनाए रखने में भी सहायक होता था। यदि देश में खेती किसानी को बचाना है, अपनी आबादी का पेट भरने के लिए विदेश से अन्न मंगवाकर विदेशी मुद्रा के व्यय से बचाना है तो शहरों की और पलायन रोकना है तो जरूरी है कि स्थानीय स्तर तालाबों की ओर लौटा जाए। खेतों की सिंचाई के लिए भूजल की जगह तालाबों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाए। तालाबों को सहेजने के लिए सरकारी विभागों के बजाय स्थानीय समाज को शामिल किया जाए। लेखक पर्यावरण मामलों की जानकारी, इनका नाम है पंकज चतुर्वेदी। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा हुआ है। आत्मशक्ति, सफलता के लिए आवश्यक तत्वों में आत्मशक्ति महत्वपूर्ण है। आत्मशक्ति के बल पर बड़े से बड़े कार्यों में सफलता प्राप्त हो सकती है। यह हमारे संकल्प को सिद्धि प्रदान करती है। आत्मशक्ति हमारी जीवटता को पोषण देती है एक तरह से। चलिए, अच्छी बात। अनैतिक आचरण की सजा, जो संसद में आप देखिए पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में दोषी पाई गई ना, और तृणमूल सांसद की उनकी सदस्यता भी चली गई। ग्रामीण परिवहन पर जोर, या आप देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में बसों के परिचालन से परिवहन नेटवर्क तो सुदृढ़ होगा ही, रोजगार के कई अवसर भी सृजित होंगे। स्त्रियों के लिए असुरक्षित परिवेश, महिलाओं का जीवन परिवेशगत कारकों से सर्वाधिक प्रभावित होता है। यही कारण है कि जिन 3 राज्यों में हाल ही में चुनाव संपन्न हुए वहां महिलाओं के झुकाव को समझने की कवायद केवल राजनीतिक विश्लेषण का विषय भर नहीं है। जीवन यापन से जुड़ी सहजता देती योजनाओं, नीतियों के अलावा सम्मान और सुरक्षा महिलाओं के लिए सबसे अहम मुद्दा है। गांव या महानगर, सुरक्षित हालातों में जीवन के संघर्ष न केवल कम हो जाते हैं बल्कि बेहतरी की ओर बढ़ने की राय भी खोलते हैं। हाल ही में आए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े कहीं ना कहीं राजनीतिक परिवेश से जोड़कर देखे जा सकते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 की तुलना में महिला अपराधों में 4% की बढ़ोतरी हुई है। इन आंकड़ों में राजधानी दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर है और बीते साल में दिल्ली में एक दिन में आप देखिए 3 दुष्कर्म के मामले दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2022 में देश में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के कुल 4.45 लाख मामले दर्ज किए गए हैं। 2021 में यह आंकड़ा 4.28 लाख था। पिछले वर्ष आप देखेंगे प्रति 1 लाख आबादी में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की दर 66.4% रही। इस साल दिल्ली में ही महिलाओं के खिलाफ आप देखेंगे अपराधों के 14,247 मामले सामने आए हैं। तकनीकी तरक्की के इस दौर में साइबर अपराध के मामले में भी बढ़ोतरी हुई है। इन दिनों जब देश में 5 राज्यों के चुनाव परिणाम को लेकर चर्चा हो रही है, यह समझना आवश्यक है कि देश की महिलाएं क्या चाहती हैं, स्त्रियों की प्राथमिकता क्या है। ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन 5 राज्यों में हत्या के 43.92% मामले दर्ज किए गए। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में अव्वल रहे इन राज्यों में से 2 में महिला मतदाताओं ने नई सरकार चुनने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। मध्य प्रदेश में मौजूदा शासन को समर्थन देने की बात हो या राजस्थान में सरकार बदलने की महिलाओं ने अपना समर्थन दिया है। और ऐसे में वर्तमान प्रशासन हो या नई सरकार अपराध के आंकड़ों को गंभीरता से ले। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जागरूक नागरिक के तौर पर स्वयं को दर्ज करवाने वाली स्त्रियों की बढ़ती भागीदारी को कुछ
देने के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीका यही है कि उनके लिए सुरक्षित परिवेश बनाया जाए। घर हो या बाहर हो, अपने दायित्व बोध को समझती स्त्रियों के हिस्से भी सहजता और सम्मान की स्थितियां आनी चाहिए। महिलाओं के प्रति आपराधिक मानसिकता रखने वालों का बढ़ता दुस्साहस कानूनी रूप से तो अपराध है ही, इंसानी मोर्चे पर भी चिंतनीय है। ये भी अच्छे कॉलम यहाँ आप देखिए टिप्पणियां लिखी जाती हैं, तो देख सकते हैं आप लोग। न्यायतंत्र में व्यापक परिवर्तन की जरूरत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में न्यायपालिका की विविधता में वृद्धि करने के लिए उपेक्षित सामाजिक समूहों की भागीदारी को बढ़ाने हेतु अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन की बात की है। संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति को न्यायपालिका में उसी तरह से के करियर का मौका मिलना चाहिए जैसा अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के मामले में है। इससे न्यायतंत्र में व्यापक बदलाव की बहस एक बार फिर छुड़ चुकी है। और वह ये कोई नई बात नहीं है, पहले से भी आप बात होती आई है इसमें। और आप देखते हैं कि अनुच्छेद 312 को पढ़िए, केंद्रीय सिविल सेवाओं के समान ही राज्यसभा के कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित एक प्रस्ताव पर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। हालांकि अनुच्छेद 312(2) में कहा गया कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश से नीचे स्तर के किसी भी पद को शामिल नहीं किया जा सकता है इसमें। और मालूम हो कि अनुच्छेद 236 के अनुसार एक जिला न्यायाधीश के अंतर्गत नगर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश और लघु वाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य प्रेसिडेंट मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश। चलिए, और अनुच्छेद आप देखते हैं कि 233, 234 में शामिल है, राज्यों को जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार देते हैं। इनबॉक्स के महारथी खरी खरी तंज कसा जाता है। प्रतिद्वंदियों से पहले आपस में दो दो हाथ के साथ, ये देखिए इंडिया गठबंधन की बात हो रही है ना 2024 के लिए, लोकसभा के लिए, तो उसी में आपसी मतभेद है, उन्हीं की बात हो रही है। शिक्षा में संस्कारों की नींव, ये आप देखिए एबीपी का 69वां राष्ट्रीय अधिवेशन गुरुवार से नई दिल्ली में आरंभ हो गया है ना। शिक्षण संस्थानों में भारतीय संस्कृति को स्थापित करने के इसके योगदान को भी समझना होगा। और आपको बता दूं कि इसका जन्म 1947 में हुआ था। राज्य की श्रेणी में रख के यह स्थापित करने की कोशिश होने लगी। इसका जन्म 1947 में, भारत को राष्ट्र राज्य की श्रेणी के रखकर। ये बात आप लोगों को बता दूं, देखिए एबीपी आरएसएस से जुड़ा हुआ है और ये सब बीजेपी के सहयोगी माने जाते हैं। अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना की बात की जाए तो आप देखिए 9 जुलाई 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। चलिए, मौद्रिक नीति समिति ने जो कहा है 5.4% महंगाई दर रहने का अनुमान चालू वित्त वर्ष में, लेकिन दाल, गेहूं, चीनी पर निगरानी रखने की जरूरत है। आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक अगले साल मई जून के बाद ही नीतिगत ब्याज दर में किसी की कटौती की उम्मीद है। LSIP में 250 रुपये से निवेश शुरू करने पर विचार हो रहा है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की अगली किस्त 18 से। तमिलनाडु में नई आईफोन फैक्ट्री बना सकता है टाटा। 75,000 चार्जिंग स्टेशन लगाएगी अदानी टोटल गैस। नवंबर में LSIP में रिकॉर्ड 17,000 करोड़ का निवेश। सरकार ने मार्च तक प्याज के निर्यात पर रोक लगाई है। 21,000 का स्तर छूकर लौटा निफ्टी। वर्ष 2047 तक $30 ट्रिलियन की हो जाएगी आर्थिकी। 4 माह बाद आप देखें $600 अरब के पार विदेशी मुद्रा भंडार। चलिए, ये भी आप देखेंगे। हरियाणा में भी बड़ी महत्वाकांक्षी जन औषधि केंद्र योजना। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं और आप देखते हैं कि उथल पुथल मची हुई है दुनिया में। कनाडा में पढ़ाई करने वाले भारतीयों की बढ़ेगी परेशानी। अध्ययन वीजा प्राप्त करने के लिए खाते में रखने होंगे आप देखिए $60,635 कनाडाई डॉलर। कनाडा ने आवश्यक रिजर्व धनराशि को दोगुना करने का फैसला किया ना। कल की सुरक्षा परिषद आज हमेशा विलंबित है। भारत कह रहा है यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कसा तीखा तंज। पूछा क्या 1945 में सुरक्षा उपाय आज भी कायम है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात होती है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। गरबा को यूनेस्को की सूची में शामिल करने का जश्न। देखिए, यूनेस्को के बारे में याद रखिए, इस तरह के संगठनों के बारे में हमेशा याद रखिए क्योंकि इनसे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। और राष्ट्रपति चुनाव से पहले ताइवान के पास दिखा चीनी गुब्बारा।
बाइडन के बेटे हंटर पर टैक्स चोरी के मामले में आरोप तय हुआ है। चलिए, दुनिया में भी चल रहा है उठापटक। पुतिन ने सैनिकों से कहा, मैं फिर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा। 2024 में मार्च में रूस में राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्याशी बनने की घोषणा की है इन्होंने। चलिए, सर्वेक्षणों के अनुसार 71 वर्षीय नेता को 80% से अधिक का समर्थन है। ये आपकी अंतरा किसकी खेल से संबंधित खबरें हैं। चोटिल एम्बा भारत के विरुद्ध एकमात्र टेस्ट से बाद इंग्लैंड में ऑलराउंडर है ना, इनकी बात हो रही। मालविका अश्विनी तनिषा की जोड़ी सेमीफाइनल में। मालविका बंसोड़ तथा अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रास्टो की महिला डबल्स जोड़ी ने शुक्रवार को यहां विपरीत अंदाज में जीत करते हुए गुवाहाटी मास्टर्स सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अनंतजीत और राइजा का शानदार प्रदर्शन। हांगजू एशियाई खेलों के रजत पदक विजेता अनंतजीत सिंह नरूका पुरुष स्कीट राष्ट्रीय चयन ट्रायल एक्स में शुक्रवार को यहाँ करनी सिंह परीक्षा में पुरुष वर्ग में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। और जबकि आप देखिए महिलाओं में राइजा ढिल्लो ने राष्ट्रीय चैंपियन गनीमत शेखों को पछाड़ कर स्थान हासिल किया है। श्री संत को LLC ने भेजा कानूनी नोटिस। लीजेंड लीग क्रिकेट ने ICC ने विश्व कप फाइनल की पिच को औसत करार दिया है। पेरिस ओलंपिक में भाग ले सकेंगे रूस के कुछ एथलीट। वापसी करने उतरेगी भारतीय महिला टीम। क्रिकेट में बात हो रही। WPL के लिए खिलाड़ियों को बोली आज। एथलीटों से मिली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चलिए, सब खबरें रहती हैं, पढ़ते रहा करिएगा। तकनीकी शिक्षा की ओर बढ़ाएं अपना कौशल, ये सब देखते रहा करिएगा। जिंदगी की जंग हार गए हास्य अभिनेता जूनियर अहमद। 1966 में फिल्म मोहम्मद जिंदगी के सिद्धांत और कलाकार अभिनय शुरू किया था इन्होंने। यहाँ आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण खबरें मिल जाती हैं, जानकारी भी मिलती है और जनरल नॉलेज के लिए, परीक्षा के पॉइंट व्यू के लिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेचक के उन्मूलन की घोषणा की। 1979 में आज ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेचक के उन्मूलन की घोषणा की थी। और चेचक मनुष्यों को प्रभावित करने वाली एकमात्र संक्रामक बीमारी थी जिसे पूरी तरह से समाप्त करने में सफलता मिली। मानवता के लिए ज्ञात सबसे विनाशकारी बीमारियों में से एक चेचक से लाखों मौतें हुई हैं। WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। पहली बार दुनिया के सामने प्रदर्शित किया गया कंप्यूटर का माउस 1968 में आज ही के दिन अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अमेरिका फेडरेशन की कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस में पहली बार कंप्यूटर माउस को प्रदर्शित किया गया है। इसका आविष्कार डॉग एंगलवार्ट ने किया था और इसे कंप्यूटर की दुनिया में बदल कर रख दिया। 1970 में एंगलवार्ट को इसका पेटेंट मिला था। प्रगतिशील काव्यधारा को सहाय ने दिया नया आयाम। इस साहित्यकार रघुवीर सहाय का जन्म 1929 में आज ही लखनऊ में हुआ था। पढ़ाई के दौरान ही साहित्य सृजन करने लगे। 1947 में उनकी पहली कविता आदिम संगीत छपी। उन्होंने लंबे समय तक संवाददाता संपादक समीक्षक के तौर पर काम किया। वह अज्ञे द्वारा संपादित दूसरे तार सप्तक के प्रमुख कवियों में से एक थे। लोग भूल गए कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुए। आत्महत्या के विरुद्ध हंसो जल्दी हंसो और सीनिया पर धूम में उनके चर्चित काव्य संग्रह हैं। पैकेट पर ही मिल सकेंगी पोषण की भी जानकारी। विश्व में प्रचलित FOPL प्रणाली के लिए भारत में हुआ महत्वपूर्ण अध्ययन। इसमें 13 साल की उम्र से मासिक धर्म की शुरुआत होने पर महिलाओं में बढ़ जाता है मधुमेह व स्ट्रोक का खतरा। 20 से 65 वर्ष की उम्र की महिलाओं पर किया गया शोध अध्ययन। BMG न्यूट्रिशन प्रिवेंशन एंड जर्नल में ऑनलाइन प्रकाशित हुआ है। स्काई ऑब्जर्वेशन डेक पर लाइट शो, ये आप देखिए जापान की राजधानी टोक्यो में सिकुआ स्काई ऑब्जर्वेशन डेक पर क्रिसमस पर्व के उपलक्ष्य में लाइट शो। टाइप 1 डायबिटीज को बढ़ने से रोकने में गठिया की दवा कारगर है, अनुसंधान कह रहा है। अमेरिका में पैदा हुआ अत्यंत दुर्लभ सफेद मगरमच्छ। रोशनी के पर्व पर फ्रांस में बना विशाल बहुरूप दर्शक। ये महिलाओं को समर्पित रोशनी के पर्व फेटे डेस लुमियरेस के अवसर पर मध्य पूर्व फ्रांस के शहर लियोन में फ्रांसीसी आर्टिस्ट गुइलाओ मार्विन द्वारा आप देखिए स्थापना कला के अंतर्गत बनाए गए। और फ्रांस में रोशनी का त्यौहार 1852 में लगातार आयोजित किया जा रहा है। 1852 से। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं।
देखना हो तो देख सकते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे ये आज के न्यूज़पेपर की कहानी है। आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो बता सकते हैं आप। ठीक है, मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। ईमानदारी से मेहनत करिए और 100% दीजिए जो भी काम आप कर रहे हैं। ठीक है।